हेलो गाइज, ये अगस्त 2026 का प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर है और आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम को। ठीक है ना। पूरे किताब को कवर कर दिया जाएगा, मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम और इंटरनेशनल जो भी घटनाक्रम है उसको पूरा किताब से कवर किया जाएगा, क्योंकि इसे पीटी प्लस मेंस दोनों को ध्यान में रखा जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम को। इसमें लगभग 15 पॉइंट है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट बन रहा है कि लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब श्री नरेंद्र मोदी के नाम गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या बोला जा रहा है इसको हम कवर करते हैं। बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब श्री नरेंद्र मोदी के नाम है। इस पद पर वो लगातार रहने वाले, मतलब इस पद पर लगातार रहने का 10 जून 2026 को उनका 4399 दिन था। ठीक है ना। इसके साथ ही उन्होंने पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार 4398 दिन तक प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री के रूप में इस तुलना के लिए पंडित जवाहरलाल बोला गया है कि प्रधानमंत्री के रूप में इस तुलना के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1952 में शुरू हुए कालक्रम को ही आधार माना गया है, क्योंकि 1947 से 1952 के बीच वह अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। निर्वाचित रूप में श्री नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगभग 4398 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद देखिए, बोला जा रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 2019 तथा 2024 में भी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए। इस प्रकार 12 वर्ष से अधिक समय तक वह लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी भी चूँकि 14 वर्ष से भी अधिक समय तक शासन अधिक समय तक प्रधानमंत्री रही, किंतु उनका यह कार्यकाल लगातार नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बोला जा रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था यह 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था, जो 2077 दिन होते हैं, मतलब 4077 दिन होते हैं। 4077 दिन होते हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई 2025 को ही पूरा कर लिया था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी हैं। बीते 12 वर्षों में लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जिन्होंने देश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा बदल दी। सर्वाधिक समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के लिए देश विदेश से बधाई संदेश जहां उन्हें प्राप्त हुए, वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सराहना प्रस्ताव भी 10 जून 2026 को सर्वसहमति से पारित किया। दूसरी घटनाक्रम पर चलते हैं। बोला जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व बदल गया और डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बने। ठीक है ना। तो कर्नाटक में मई 2023 से सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के नेतृत्व परिवर्तन जून 2026 में हुआ तथा मई 2023 में मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया के स्थान पर डीके शिव कुमार को नया मुख्यमंत्री वहां बनाया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार मई 2023 में सिद्धारमैया सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। सिद्धारमैया को अब राज्यसभा की सदस्यता का प्रस्ताव पार्टी हाईकमान ने दिया है, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार करते हुए राज्य की राजनीति में ही बने रहने की बात कही। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हुए सिद्धारमैया के पुत्र को उनकी कैबिनेट में स्थान दिया गया। सिद्धारमैया के पुत्र को किसके कैबिनेट में स्थान मिला है? तो डीके शिव कुमार को। यहाँ पर देखिए, डीके शिव कुमार जी है शपथ ले रहे हैं। ठीक है, शपथ इनको कौन दिलवा रहे हैं? तो राज्यपाल है थावर सिंह गहलोत। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि 2023 में प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के पश्चात सिद्धारमैया एवं शिव कुमार दोनों ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। पार्टी हाईकमान की
पसंद पर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री तथा शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री उस समय बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस समय यह अनौपचारिक रूप से तय किया गया कि दोनों को लगभग देखिए 2.5 वर्ष आधे आधे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कोई लिखित या औपचारिक फैसला ऐसा चूंकि नहीं था। इन अनौपचारिक वायदे के अनुरूप ही शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पिछले 6 माह से प्रदेश के पार्टी में उठ रही थी। प्रदेश में पार्टी में इसी आंतरिक दबाव के चलते सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमांड के कहने पर मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र 28 मई 2026 को दे दिया। बाद में 30 मई को डीके शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आगे बोला जा रहा है कि 3 जून 2026 को शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल थावर सिंह गहलोत ने ग्रहण करवाई। यह कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ 13 अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। सिद्धारमैया सरकार में गृह मंत्री रहे जी परमेश्वर को क्या बनाया गया ना, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी आज तक बने हैं लोग कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन लोग की चर्चा की गई है। तो चूँकि बहुत मायने रखता है प्री के लिए क्या चीज़, तो प्रतियोगिता दर्पण, इसलिए शुरुआत में कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा कि के चेंगालाराया रेड्डी प्रथम क्या थे ना, मुख्यमंत्री थे कर्नाटक का। अभी वर्तमान में जो डीके शिव कुमार है ना, ये 34वें मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद चलिए अगला घटना पर बात करते हैं कि INS दूनागिरी, INS संशोधक एवं INS अग्रय एक ही दिन नौसेना में शामिल हुए। मतलब 3 गो यहाँ पर युद्धपोत की बात की गई है। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न पहलुओं से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता में प्रबल वृद्धि 21 जून 2026 को उस समय हुई जब स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोत उन्नत स्टील फ्रिगेट, जिसमें फर्स्ट का नाम क्या है INS दूनागिरी, दूसरा का नाम है सर्वेक्षण पोत INS संशोधक और तीसरा का नाम है पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत जिसका नाम है INS अग्रय को एक साथ ही नौसेना में कमीशन किया गया। नौसेना में इन युद्ध पोतों को शामिल किए जाने से नौसेना की परिचालन क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। समुद्री क्षेत्र की जागरूकता क्या होगी ना, बढ़ेगी तथा भू राजनीतिक खतरों के विरुद्ध तटीय जल क्षेत्र में सुरक्षा सुदृढ़ होगी। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए तथा कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित इन युद्धपोतों को कलकत्ता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही नौसेना में कमीशन किया। 200 से अधिक स्वदेशी छोटी एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर द्वारा निर्मित इन युद्धपोतों के निर्माण में 75% से अधिक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित हुए तथा भारतीय नौसेना में इनका शामिल होना आत्मनिर्भर भारत के परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। नौसेना में इन्हें शामिल करने के पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता और देश के सशस्त्र बल दुनिया के लिए महज एक बाजार नहीं बने रह सकते। उन्होंने कहा कि हमारी क्षमताओं की पहचान आत्मनिर्भरता से है, दुनिया के लिए बाजार बनने से नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी देश समुद्र ताकत के बिना बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि
तो देखिए आगे बोला जा रहा है कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि समुद्र से जुड़े हुए हैं। समुद्री क्षमताओं से लैस देश मजबूत होता है और उनका आर्थिक एवं सामरिक प्रभाव अधिक होता है। उन्होंने कहा कि भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है और इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट, जिसका नाम क्या है, INS धुनागिरी, उच्च कोटि की तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के कारण दुश्मनों के रडार के नज़र से बचने में क्या है ना सक्षम है। इसमें आधुनिक रडार के साथ ही मिसाइल प्रणाली, हेलीकॉप्टर संचालन सुविधा और नेटवर्किंग केंद्रित युद्ध क्षमता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, जो दूर तक दुश्मन के ठिकानों को बेहतर सटीक से नष्ट करने में सक्षम है। ब्रह्मोस सतह से सतह पर तथा सतह से आकाश में दुश्मनों पर सटीक वार करने की क्षमता रखती है। INS धुनागिरी में आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली और सेंसर भी लगाए गए हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा ही निर्मित INS संशोधक अत्याधुनिक और देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है, जिसे तटीय क्षेत्र एवं गहरे समुद्र इलाकों का हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण करने तथा सटीक नेविगेशनल डाटा जुटाने के लिए बनाया गया है। उन्नत उपकरणों से लैस यह पोत नागरिक समुद्री गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह समुद्र की गहराई में छिपी जानकारियों को उजागर करने में सक्षम है। 21 जून को कमीशन किया गया तीसरा शक्तिशाली युद्धपोत INS अग्रय शक्तिशाली पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। यह समुद्र भूगोल, जलगर्भीय अध्ययन और अभियानों के लिए जरूरी सूचना जुटाने में अहम भूमिका निभाएगा। अर्नाला श्रेणी का यह युद्धपोत हल्के तारपीड़ों, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर एवं आधुनिक सोनार सिस्टम से लैस है, जिससे समुद्र के भीतर से आने वाली किसी भी खतरे का जवाब दिया जा सकता है। समुद्र के भीतर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने में भी यह सक्षम है। तीसरा युद्धपोत की कमीशनिंग करने के पश्चात नरेंद्र मोदी ने इसे एक संयोग ही बताया कि देश के सबसे उन्नत हाइड्रोग्राफी पोत की कमीशनिंग विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून के दिन हुआ। तो याद रखिएगा, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी द्वारा सेना के लिए बहुत उपयोगी ड्रोन, जिसका नाम है दिव्यास्त्र MK फर्स्ट का परीक्षण। क्या था? निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी द्वारा सेना के लिए बहुत उपयोगी ड्रोन, जिसका नाम है दिव्यास्त्र MK फर्स्ट का परीक्षण। तो देखिएगा, युद्ध के नए स्वरूपों को देखते हुए भारतीय सेना भी अपने मारक क्षमता में मजबूती के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी दिशा में एक पहल के तहत भारत की स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी, जिसका नाम है होरिट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन, जिसका नाम है दिव्यास्त्र MK फर्स्ट का जोधपुर में सफल परीक्षण किया। 1 जून 2026 को किया। आगे बोला जा रहा है, भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूदगी में वाहन माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से इसका प्रदर्शन किया गया। लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मंडराने और सही समय पर हमला करने में सक्षम यह ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी, टोही और सटीक प्रहार जैसे मिशनों के लिए क्या किया गया ना, विकसित किया गया है। परीक्षण में इसने त्वरित तैनाती, युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता और परिचालन तैयारी का सफल प्रदर्शन किया। लखनऊ स्थित स्वदेशी स्टार्टअप होरिट द्वारा दिव्यास्त्र MK फर्स्ट लाइटनिंग म्यूनिशन श्रेणी का ड्रोन है। इसे आम भाषा में सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। यह मानव रहित हवाई वाहन 15 kg
तक उड़ान भर सकता है, मतलब 15 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, 15 किलोमीटर तक, तथा 45 मिनट तक हवा में रह सकता है। 15 केजी पेलोड के साथ यह लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मंडरा सकता है तथा लक्ष्य की पहचान होने पर खुद को उसे टकरा कर उसे नष्ट कर सकता है। इसकी यह बड़ी विशेषता उसकी वर्टिकल टेक ऑफ कैपेसिटी है। इससे क्या बोला गया, इससे उसे सीधे जमीन से हवा में लॉन्च किया जा सकता है। इसे सेना को खुफिया जानकारी मिलने के साथ सटीक हमले का विकल्प भी मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी इलाकों तथा घने जंगलों जैसे कठिन भूभाग में भी सेना द्वारा इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। दिव्यास्त्र MK फर्स्ट के सफल परीक्षण के साथ चर्चा में आई स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होरिट केवल एक ड्रोन परियोजना तक सीमित नहीं है। कंपनी कई तरह के सामरिक और निगरानी ड्रोन विकसित कर रही है, जिसका उपयोग सेना और सुरक्षा एजेंसियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि संदिग्ध अपराधियों की पहचान के लिए अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया अभिज्ञान ऐप बोला जा रहा है कि देश में अपराध नियंत्रण एवं जांच व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस एवं जांच एजेंसियों के लिए अभिज्ञान नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क पर चलते किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लेकर उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड कुछ सेकंडों में ही ज्ञात किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित यह ऐप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 19 जून 2026 को ही जारी किया गया। अभिज्ञान ऐप पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर ही किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने में मदद करेगा। इससे जांच प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेजी और प्रभावी हो सकेगी। अब रुकिएगा, अभिज्ञान ऐप स्मार्टफोन और पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए काम करेगा। पुलिस गश्त, नाकेबंदी या जांच के दौरान किसी व्यक्ति का अंगूठा स्कैन करेगी और ऐप सीधे नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के केंद्रीय डेटाबेस से उसका मिलान करेगा। NAFIS के डेटाबेस से मिलान करने के महज 35 सेकंड में यह पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। अभिज्ञान ऐप IAFIS के विशाल डेटाबेस से जुड़ा है। इसमें 1.13 करोड़ से अधिक संदिग्धों, दोषियों तथा कैदियों के फिंगरप्रिंट सुरक्षित है। इसके अलावा 9.91 लाख नशीले पदार्थों के तस्करों और तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3.65 लाख मानव तस्करी से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड भी इसमें उपलब्ध है। इससे फिंगरप्रिंट का मिलान इसके संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और इससे विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान और बेहतर समन्वय भी संभव होगा। आगे बोला जा रहा है कि मेडिकल के PG डिप्लोमा कोर्स देश भर में बंद होंगे और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का फैसला, मतलब मेडिकल के PG डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है कि देश में मेडिकल शिक्षा में स्नातक की उपाधि, जिसको क्या बोला जाता है, MBBS बोला जाता है, MBBS प्राप्त मतलब उपाधि प्राप्त करने के पश्चात विशेषज्ञता के इच्छुक चिकित्सक
मतलब स्नातकोत्तर उपाधि, जिसको क्या बोला जाता है, एमडी या एमएस। एमएस के लिए अध्ययन करेंगे। एमबीबीएस के तुलना में एमडी या एमएस की सीटें कम होने के कारण सभी इच्छुक चिकित्सक एमडी या एमएस नहीं कर पाते। ऐसे चिकित्सकों के लिए एक विकल्प स्नातकोत्तर डिप्लोमा करने का रहा है और देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को अधिक मानकीकृत तथा गुणवत्तापूर्ण एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में पीजी डिप्लोमा कोर्स अगले सत्र से बंद करने का निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किया है। आयोग के निर्णय के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए 2026-27 ही अंतिम सत्र होगा तथा 27-28 में डिप्लोमा कोर्स में कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड का मानना है कि वर्तमान में कई मेडिकल कॉलेज में एक ही विषय या स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा एमडी या एमएस दोनों कोर्स चलाए जा रहे हैं, जबकि कुछ कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लिए डिप्लोमा कोर्स भी है तथा एमडी या एमएस नहीं है। बोर्ड का मानना है कि इन संस्थाओं में एमडी या एमएस डिग्री के लिए आधारभूत ढांचा तथा क्लिनिकल सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। अतः यह संस्था पीजी डिप्लोमा के कोर्स के स्थान पर एमएस या एमडी डिग्री कोर्स चला सकते हैं, किंतु सीटों के इस स्थानांतरण के लिए नियमानुसार अनुमति उन्हें लेनी पड़ेगी। अब देखिए, पश्चिम बंगाल भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने से अब यह योजना संपूर्ण भारत में लागू। तो देखिएगा, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के अस्तित्व में आने के पश्चात इस राज्य में भी अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की गई है। इस स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में 8 जून 2026 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके साथ ही विश्व की यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना अब पूरे देश में लागू हो गई। यह योजना के पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत अस्पताल में भर्ती की स्थिति में प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का विगत 8 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। इस अवधि में 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा 36,000 से अधिक निजी और सरकारी अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं और यह डाटा बताया जा रहा है जून 2026 तक का। पश्चिम बंगाल भी इस योजना में शामिल होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के योजना में शामिल होने से राज्य के प्रवासी श्रमिक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे, जो स्कीम के पोर्टेबिलिटी फीचर के चलते पूरे भारत में सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज का लाभ उठा पाएंगे। अब देखिए, विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कितना 52 संस्थान है। यह किसका रैंकिंग है? तो क्यूएस रैंकिंग 2027 विश्व भर में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उसकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित क्यूएस जिसका मतलब क्या होता है ना, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, क्वालेरी साइमंड एजेंसी द्वारा प्रति वर्ष किया जा रहा है। एजेंसी ने वर्ष 2027 के लिए अपनी 22वीं रैंकिंग
19 जून 2026 में जारी की 2027 की क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व के 1504 विश्वविद्यालय में भारत के 52 विश्वविद्यालय को रैंकिंग प्रदान की गई है, जो भारत को इस वर्ष 5वां स्थान प्रदान करता है। रैंकिंग में शामिल 52 भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थाओं में 24 निजी क्षेत्र के हैं। अमेरिका के सर्वाधिक 184, यूनाइटेड किंगडम के दूसरा सर्वाधिक, चीन का तीसरा सर्वाधिक, चौथा नंबर पर जर्मनी या 5वां नंबर पर भारत आया है। पिछले वर्ष 2026 में क्यूएस वैश्विक रैंकिंग में भारत के 54 संस्थान स्थान प्राप्त किए थे, जबकि इससे पूर्व 2025 में 46, 2024 में सब फालतू बात है, नहीं याद रखिएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्यूएस लंदन की यह रैंकिंग 9 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर है। इसमें से एकेडमिक रेपुटेशन, दूसरा है एम्प्लॉय रेपुटेशन, तीसरा है साइटेंशन पर फैकल्टी, चौथा है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, पांचवा है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, छठा है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, सातवां है इंटरनेशनल रिसर्च, आठवां है एम्प्लॉयमेंट आउटकम और नौवां है सस्टेनेबिलिटी शामिल है। अब देखिए रैंकिंग के निर्धारण में एकेडमिक रेपुटेशन का क्या लिखा है, भरांश, जहाँ 30% है, एम्प्लॉय रेपुटेशन में 15% और साइटेशन पर फैकल्टी और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का 20 से 10% तथा इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो ये नहीं चलेगा, ये सब बेकार चीज़ है। आगे बात कर रहे हैं कि क्यूएस रैंकिंग 2027 में विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान शामिल हैं। इसमें भारत के जो शीर्ष संस्थान है वो क्या है, आईआईटी दिल्ली है, जिसका स्थान 118 है। तो देखिए यहाँ पर 3 को याद रखना है, आईआईटी दिल्ली 118, आईआईटी बॉम्बे 134, आईआईटी मद्रास 180, ठीक है ना। उसके बाद और सभी को जानना नहीं जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए विश्व में नंबर 1 पर बात करते हैं तो 1 नंबर पर कौन है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये अमेरिका का है, ठीक है ना। दूसरा में इंपीरियल कॉलेज लंदन का है। 2 को यहाँ पर जान जाइए, ठीक है। बस इतना से पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं, बोला जा रहा है कि पिछले वर्ष भी 123वीं वैश्विक रैंकिंग के साथ आईआईटी दिल्ली, मतलब वैश्विक रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली भारत में पहला स्थान पर था तथा 134वीं रैंकिंग के साथ आईआईटी बॉम्बे दूसरा स्थान पर था, ठीक है। इससे ज़्यादा ये सब काय के लिए आप जानिएगा, ये सब ज़रूरत चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है कि क्यूएस रैंकिंग 2027 में विश्व का 20 शीर्ष संस्थान, ठीक है ना। तो कुछ नहीं यहाँ पर अब आपको जानना है, सब बेकार चीज़ है। बस मैसाचुसेट को याद रखिएगा, इंपीरियल को याद रखिएगा। पीछे एक चीज़ छूटा था, उसको हम कवर कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ छूटा है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त, जिनका नाम क्या है, दिनेश त्रिवेदी, को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान किया है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि इस आज की अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 24 जून 2026 को जारी की गई। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार उन्हें यह दर्जा व्यक्तिगत आधार पर ही दिया गया है तथा यह केवल राजकीय तथा औपचारिक समारोह में ही प्रभावी होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह किसी संवैधानिक या प्रशासनिक अधिकार में परिवर्तन नहीं है और न ही इसे पद की अस्थायी स्थिति प्रभावित होगी। अधिसूचना के अनुसार भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा
प्रदान किए जाने को टेम्पल ऑफ प्रेसिडेंट में अस्थायी संशोधन नहीं माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसी राजदूत या उच्चायुक्त को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना पहली बार ही नहीं हुआ। विगत वर्षों में ऐसे उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे देखिएगा, एक एक को यहाँ पर कवर किया जाएगा। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को 1947 से 48 के दौरान सोवियत संघ में तथा 1949 से 51 के दौरान अमेरिका में भारतीय राजदूत रहते कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। और सभी एग्जाम्पल आपको देखना है तो देख सकते हैं। जोजिला सुरंग के बारे में बात करते हैं तो जोजिला सुरंग के दोनों सिरे खुले और कश्मीर घाटी में वैश्विक उपलब्धि। तो देखिएगा, कश्मीर घाटी को लद्दाख से हर मौसम में जोड़ने के लिए हिमालय की पहाड़ी चट्टानों के बीच से गुजरती हुई देश की सबसे लंबी जोजिला सुरंग सड़क परियोजना ने ऐतिहासिक सफलता 9 जून 2026 को उस समय प्राप्त किया जब उसकी खुदाई का लद्दाख की ओर का हिस्सा सफल विस्फोट के जरिए खुल गया। लद्दाख की ओर का हिस्सा, आगे बोला जा रहा है कि इसे समुद्र तल से 11,578 फीट ऊंचाई पर खुदाई कर बनाई जा रही है। बोला जा रहा है कि 13,000 नहीं है, ये है ना 13.153 किलोमीटर लंबी चुनौतीपूर्ण सुरंग दोनों ओर से खुल गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी है, यह लद्दाख के मीना मार्ग की ओर ईस्ट पोर्टल के निकट रिमोट बटन से सुरंग में यह विस्फोट किया, जिससे सुरंग का यह छोर खुल गया और सुरंग के दोनों सिरों का संपर्क स्थापित हो गया तथा यह परियोजना पूर्ण होने की दिशा में एक निर्णायक स्टेज में पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा एवं वहां के मुख्यमंत्री जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सुरंग में दोनों ओर से वाहन गुजरने वाली इस सुरंग को फरवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसका शुभांकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुभ आरंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 को किया था। आगे बोला जा रहा है कि पूरी होने पर यह भारत की ही नहीं पूरे एशिया के सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल होगी और सोनमर्ग में बालटाल को लद्दाख के द्रास तथा मीना मार्ग को जोड़ने वाली इस सुरंग के जरिए जोजिला दर्रा का यात्रा 3.5 घंटा से घटकर 1.5 घंटा 15 मिनट 3.5 घंटा से घटकर 15 मिनट ही क्या होगी ना रह जाएगी तथा हर मौसम में निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। यह परियोजना का निर्माण मेधा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा की जा रही है। तो यह 2 पॉइंट छोटा था। उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो आगे नया पॉइंट क्या हमारा बनने वाला था। अब देखिए, अदम्य श्रेणी का तीव्र गति पोत जिसका नाम क्या है ICGS अक्षय तटरक्षक बल में शामिल। तो देखिएगा, समुद्र खोज बचाव अभियानों तथा तटीय निगरानी को मजबूत करने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित त्वरित गश्ती पोत जिसका नाम क्या है तो ICGS अक्षय भारतीय तटरक्षक बल में 27 जून 2026 को क्या किया गया ना कमीशन किया गया। अब देखिए, वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ही आयोजित एक समारोह में तटरक्षक बल एवं सरकार के गणमान्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसे औपचारिक रूप से तटरक्षक बल में शामिल किया गया। ज्ञातव्य है कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए अदम्य श्रेणी का 8 तीव्र गति वाले पोतों के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने
28 मार्च 2022 को क्या किया था ना, अनुबंध किया था। आगे बोला जा रहा है कि ICGS अक्षय इसी श्रेणी का चौथा पोत है। इस श्रेणी का पहला पोत का नाम अदम्य, दूसरा पोत का नाम अक्षर, तीसरा पोत का नाम अमूल्य, ठीक है ना। तथा पांचवें पोत जिसका नाम है अचल को तटरक्षक बल में कमीशन किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि इससे ज़्यादा जानना है न तो आप इस पृष्ठ पर देख लीजिए, ठीक है। आप आगे बोला जा रहा है कि इस श्रृंखला का चौथा पोत जिसका नाम क्या है ICGS अक्षय अब 27 जून 2026 को कमीशन किया गया। इस श्रेणी के 3 पोत जिसमें अटल, अजीत और अपराजित अभी तटरक्षक बल को सौंपे जाने हैं। अब देखिए, बात करते हैं प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। तो क्या है, भारत का स्वदेशी अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। बोला जा रहा है भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे नया अत्याधुनिक विस्तारित रेंज वायु रक्षा प्रणाली को प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया गया है। यह लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तहत 3 तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित की जा रही है, जिसमें पहली M1 इंटरसेप्टर की रेंज 150, दूसरी M2 इंटरसेप्टर की रेंज 250 और तीसरी M3 इंटरसेप्टर का जो रेंज है यह 350 से 400 किलोमीटर होगी। यह रूस के S-400 के तर्ज पर 150 से 400 किलोमीटर रेंज में दुश्मनों के विमानों, ड्रोनों तथा मिसाइलों को तबाह कर सकता है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारत अभी तक रूस के S-400 सिस्टम पर निर्भर था, परंतु प्रोजेक्ट कुशा के आने से भारत की विदेशों पर ऐसी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। रूस का S-400 जिसे भारत ने खरीदा है और ऑपरेशन सिंधु में शानदार प्रदर्शन जिसने किया, विश्व का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। प्रोजेक्ट कुशा को भारत का अपना स्वदेशी S-400 सिस्टम कहा जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत के व्यापक रक्षा प्लान मिशन सुदर्शन चक्र से जुड़ा है, जिसका लक्ष्य 2035 तक भारत की ऊपर मल्टी लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले 12 जून को हैदराबाद के DRDO के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा को देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गेम चेंजर तथा बड़ा सुरक्षा कवच बताते हुए उसकी तुलना द्वापर युग के पौराणिक गोवर्धन पर्वत से की, जिसने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तथा रक्षा मंत्री के अनुसार प्रोजेक्ट कुशा भारत के आसमान को दुश्मनों के लिए अवैध किला बना देगा और चरणबद्ध परीक्षणों के पश्चात यह प्रणाली 2028-30 के दौरान सेना को सौंपे जाने की संभावना है। उसके बाद है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को आकाश में ही मार गिराने के DRDO का सफल परीक्षण। तो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली के सफल परीक्षण का रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि गत जून माह में प्राप्त की। इस परीक्षण की सफलता से भारत अब 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से आने वाले दुश्मनों के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने एवं उसे नष्ट करने की क्षमता वाला विश्व का 5वां देश हो गया है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरफेस कर उसे आकाश में ही नष्ट करने की क्षमता इससे पूर्व अमेरिका, रूस, चीन तथा इजराइल के पास ही थी। देश में ही विकसित की गई BMD प्रणाली की विशेषता यह है कि दुश्मनों के मिसाइल को वायुमंडल के भीतर एवं बाहर दोनों ही स्तरों पर निशान बनाने में सक्षम है। 10 से 11 जून 2026 को किए गए 3 परीक्षणों में
लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध मल्टी लेयर डिफेंस, मध्य दूरी के एंटी शिप मिसाइल का प्रदर्शन डीआरडीओ ने किया। मल्टी लेयर्ड डिफेंस से तात्पर्य ऐसे अवैध सुरक्षा चक्र से है जिसके तहत इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही मार गिराती है। यदि कोई मिसाइल सुरक्षा चक्र को पार कर जाती है तो वायुमंडल के भीतर दूसरा इंटरसेप्टर उसे मार गिराता है। डीआरडीओ द्वारा रक्षा बलों के विशिष्ट अधिकारी की उपस्थिति में 10 से 11 जून को किए गए 3 परीक्षणों के दौरान इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों को बेहद सटीकता से हवा में ही मलबे में बदल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण तकनीकों के सफल प्रदर्शन के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। इसके बाद है कि आकाश से सतह पर मार करने वाले स्वदेशी मिसाइल जिसका नाम क्या है रुद्र M2 के सफल परीक्षण। देखिए, तो बोला जा रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने 2 जून 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 के सफल परीक्षण किए और आकाश से सतह पर मार करने वाले इस M2 के सफल मतलब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया, बोला गया है कि आकाश से सतह पर मार करने वाले इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक दागा गया। इस मिसाइल का रेंज है यह 350 किलोमीटर है। अब परीक्षण के दौरान प्रक्षेपित की गई सभी मिसाइलों में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर अत्यंत सटीकता के साथ प्रहार किया। परीक्षण रेंज में भी तैनात उन्नत ट्रैकिंग एवं रेंज उपकरणों से प्राप्त उड़ान आंकड़ों से पुष्टि हुई कि परीक्षण के सभी निर्धारित लक्ष्य सफलतापूर्वक एवं पूर्ण रूप से हासिल कर लिए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्र M2 के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ साथ ही साथ भारतीय वायुसेना साथ ही साथ रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों एवं उद्योग जगत के सभी सहयोगियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उन्नत हथियार प्रणाली में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी तथा रक्षा तैयारियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायक होगी। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो रोजगार की खबर चलती है तो रोजगार का खबर तो आपको जानना नहीं है। इंटरनेशनल जो घटनाक्रम है इसको हम अगली क्लास में ला देंगे।